बिहार इलेक्शन ते चर्चा करन दे लई मेरे नाल स्टूडियो दे विच मौजूद ने दीपक परवतियार जी जिहड़े कि खास तौर ते जिहड़ा है पॉलिटिकल एनालिस्ट ने ते इस दे नाल ही ब्रिज मोहन सिंह पीटीसी न्यूज़ दे डिप्टी एडिटर मेरे नाल न्यूज़ रूम तो मौजूद रहेंगे ते हरप्रीत सिंह मेरे सहयोगी जिहड़े कि पॉलिटिकल बीट खास तौर ते बिहार इलेक्शन भी कवर करते रहे ने ते ओ इस वेले मेरे नाल मौजूद रहेंगे। सब तो पहला दीपक जी मैं तुहाडे कोल आना चाहता हां कि इस इलेक्शन दे विच जिहड़ा है दो एग्जिट पोल्स जिहड़ा है खास तौर ते चर्चा दे विच रहे। एक कहंदा सी कि ए पार्टी जितेगी, ए अलायंस जितेगा, दूजा कहंदा सी बिल्कुल अपोजिट रिवर्स कि ए अलायंस जितेगा। ते फिलहाल जिहड़ा है किहड़े फैक्टर ने जिहड़ा है कम इस इलेक्शन दे विच कीता है? बिल्कुल नतीजे अजिहे रहे ने कि बिल्कुल कई लोकां दे लई हैरानीजनक वाले नतीजे सन ते कईयां लई इह एक्सपेक्टेशन दे मुताबिक सन। एक बात अगर आप देखें तो 2005 से बिहार ने बिल्कुल क्लियर कट वर्डिक्ट दिया है जी, चाहे वो 2005 हो, चाहे वो 2010 की असेंबली इलेक्शन हो, चाहे वो 2014 की लोकसभा इलेक्शन हुआ है। इस बार भी वैसे ही हुआ है कुछ, अगर रुझान को हम देख रहे हैं तो जी। तो यहाँ पे जो हम कह रहे थे कि बिल्कुल जो है दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है, सही है, कांटे की टक्कर है, पर कहीं ना कहीं जो इस कांटे की टक्कर में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस की अपना जो समीकरण था, उनकी जो एनालिसिस थी वो सही साबित हो रही है। जहाँ पे ओबीसी का रुझान, उन्होंने कास्ट फैक्टर को साथ में लिया, साथ में उन्होंने जो है ये जो बीजेपी की जो नाकामयाबी रही कुछ मुद्दों पे, जैसे महंगाई के मुद्दे पे, ये सबको उन्होंने अच्छे से भुनाया। वो इससे लग मगर यहां पर देखिए लोकसभा इलेक्शन हुआ, लोकसभा इलेक्शन में सबने ये बात करनी शुरू कर दी और खास तौर पर पॉलिटिकल एनालिस्ट की जो एक कोटरी थी वो तो ये बात करनी शुरू हो गई कि पूरे देश में अब तो नेशनल पार्टीज का फिर से झंडा बुलंद हो रहा है सब राज्यों में। तो अब इस इलेक्शन को देख के या इससे पहले दिल्ली इलेक्शन को देख के क्या ये कहा जा सकता है कि रीजनल पार्टीज स्ट्रांग होकर उभर रही हैं और नेशनल पार्टीज फिर एक बार जो है वापस अपने कदम पीछे उन्हें करने पड़ेंगे? अगर आप इसको देखें तो बिहार में भी जिस तरह से कांग्रेस की भूमिका रही, वो दो जो रीजनल पार्टी है उनके पीछे वो रहा कांग्रेस जी, जिस पे बीजेपी की तरफ से भी काफी टिप्पणी आई थी कि कांग्रेस का ये हाल, और काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ कि कांग्रेस को इन्होंने साथ क्यों लिया, जबकि ये जेपी मूवमेंट में कांग्रेस के खिलाफ थे ये दोनों, आरजेडी और जेडीयू। ठीक है, तो जो और जहां तक दिल्ली का आपने जो नाम लिया, दिल्ली चुनाव का, तो वहीं से तो एक खतरे की घंटी बज चुकी थी, जहां पे आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल सफाया कर दिया था बीजेपी का, 67 सीट्स लाए थे वो, तो वहां से एक चेतावनी की घंटी बज चुकी थी। तो अगर हम उसको ओवरलुक करते हैं बिहार में कि बिहार अलग है और दिल्ली का केस एक आइसोलेटेड केस है, तो वो अब प्रूव हो रहा है कि दिल्ली का केस कोई आइसोलेटेड केस नहीं था। ब्रिज जी मेरे नाल मौजूद ने। ब्रिज जी फिलहाल जिहड़ा है की लगदा है कि यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ बिहार ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ एक स्लोगन पॉलिटिक्स चलती हुंदी सी, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। इस बार बिहार ਦੇ ਵਿੱਚ आगे बढ़ता रहे बिहार, एक बार फिर नीतीश कुमार। तो ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ स्लोगन पॉलिटिक्स एक बार फिर तो ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ रही हैं। देखिए इस बिहार की राजनीति में एक बात जो सबसे बड़ी निकल के आई है गुरमीत, कि पूरे गठबंधन को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या लालू यादव नीतीश का गठबंधन हो, नीतीश के मुकाबले का दूसरा नेता कोई उभर के नहीं आ सका इस चुनाव में। और तीसरी बार बिहार की जनता ने उनके ऊपर विश्वास जताया है कि नीतीश कुमार ही हमारे सबसे बेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं, और इस तरह से तीसरी बार उनको बहुमत मिला। इस बार तो देखें जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से 151 के आसपास में महागठबंधन बढ़ गया, लगभग पूर्ण बहुमत के आसपास में इनको सीटें मिली हैं। तो एक तरह से नीतीश के काम को लोगों ने सराहा है, खास करके जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि जिस तरह से सड़कें बनी बिहार में, बिजली वहाँ के गाँव में पहुँचाई गई है, लाखों गाँव में बिजली पहुँचाई गई नीतीश के टाइम पे, और उसके बाद से लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा ऐसा फैक्टर था जिसको लेकर वहाँ की बिहार की जनता ने काफ़ी विश्वास जताया है। तो इस हिसाब से नीतीश को एक तरह से बिहार की जनता ने सर आँखों पे बिठा लिया, और ये साथ साथ बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश इसमें जा रहा है गुरमीत की, जिस तरह से स्टेट के
जो स्टेट लेवल के लीडर्स थे उनको पूरी तरह से वहाँ के पोस्टर से गायब कर दिया। बीजेपी में चाहे जिसने भी फैसला लिया हो, लेकिन जो इनका अमित शाह का और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी थी वो बिहार में बुरी तरह से फेल हुई है। जिस तरह से दिल्ली का नतीजा हमने देखा था कि दिल्ली में भी इनको बुरी तरह से करारी मात मिली थी, उसके बाद बिहार की जनता ने भी उनको नकार दिया। एक तरह से जो सीटें भी निकल के आ रही हैं उसकी तरह से देखें तो अगला सवाल ये उठेगा कि जो अमित शाह जिस तरह से कैंपेन चलाते हैं उस स्टाइल को लोगों ने पसंद नहीं किया, वहाँ के लीडर्स को आपने प्रोजेक्ट नहीं किया, इस चीज़ को लोगों ने पसंद नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरी बार चीफ मिनिस्टर रहने के बावजूद भी नीतीश कुमार के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी वेव बिहार में देखने को नहीं मिला। अक्सर भारतीय राजनीति में इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं कि 2 बार अगर कोई चीफ मिनिस्टर हो तो उसके बाद से उसके खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं, लोग आवाज़ उठाने लगते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने इस वेव को एक तरह से पार कर लिया है, तो एक तरह से राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। गुरमीत, मेरे सहयोगी हरप्रीत सिंह साडे नाल मौजूद ने बीजेपी ऑफिस तो बीजेपी दा की प्रतिक्रम है ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਲ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। गुरमीत, जिस तरीके से इस तक रुझान आ रहे हैं, साफ तौर पर एक चीज़ निकल के आ रही है कि महागठबंधन बिल्कुल सरकार बनाने जा रहे हैं। बीजेपी वास्ते एक हार की खबर है। मेरे नाल तरुण चुग मौजूद ने, राष्ट्रीय मंत्री ने बीजेपी के। तरुण जी, जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं, एक बड़ा वड्डा सैटबैक बीजेपी ਲਈ। ऐसा है कि बिहार ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਹੈ। लेकिन बीजेपी का वोट बैंक ਵਧਿਆ हैगा, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं हैगी। और एक टाइम ਤੇ लालू यादव और नीतीश कुमार पिछले 10 सालों के दुश्मन सन। ਅੱਜ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ परिणाम है। और निश्चित रूप ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ बीजेपी ਦੀ ਉੱਥੇ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਤਰੁਣ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੀ ਬਿਹਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਗਏ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰ ਨਾ ਗਿਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਿਣੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠ ਦਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਏ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਟੋ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰੂਟੀਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਆਰਜੇਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਗੇ ਕੱਢਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਚ ਫਸੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੂਜ਼ਰਸ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਅਭੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ हुई है टूटने की, अभी ये घर पूरा उजड़ेगा। पर वो शायद नहीं उजड़िया। उन्होंने जिस तरीके का प्रदर्शन अजय तक सामने निकल के आ रहा है, वो एक बड़ा वड्डा जवाब है शायद नीतीश कुमार ते पूरे महागठबंधन का कि जिस तरीके ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਪਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਣਾ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उतरना, खूब सारिया रैलियां करना, लगभग 30 तो वध 30 के लागे चाके उन्होंने रैलियां रही, उत्थे 80 के लागे चाके रैलियां अमित शाह के लग हुई। तो इन्नियां एक वड्डिया नेताओं का एक स्टेट लेवल की राजनीति इन्नी ताबड़तोड़ रैलियां करना, इन्ने लगातार प्रचार दे विच उतरना, तो उसके बावजूद जो रिजल्ट आउण ते आ हालात सामने आउण, एक लाजमी गल है, एक सोचना पएगा बीजेपी नूं कि आखिर कित्थे कमी रह गई। जी गुरमीत। हरप्रीत बिल्कुल ठीक गल कर रहे हैं दीपक जी। ये चीज़ असी डिस्कस भी कर रहे सी कि आरजेडी जेडीयू तो वधिया फिलहाल रुझाना दे विच जिहड़ा है परफॉर्म कर रही है। हुण ये सिचुएशन असी पहला भी एक्सपैक्ट कर रहे सी, बट हुण जिहड़ी सिचुएशन सामने आके जे ये खड़ी हुंदी है, ये सारियां सीटां कन्वर्ट हुंदियां ने, ते उस दे विच की इक्वेशन बनेगी? लालू प्रसाद यादव अपने बेटे लिए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टरशिप चाहोगे, वधिया मंत्रालय चाहोगे, या की इक्वेशन की बनेगी? ये तो देखने की बात है, मगर अगर आप हम देखें कि जब 22 एमएलए थे आरजेडी के, तब उस समय लालू की जो चलती थी वो तो अब जब इनका कद बढ़ा है तो जरूर ये और इनकी चलती होगी, मोल भाव और बढ़ेंगे। उस समय अगर आप इसी से पता कर सकते हैं कि जब ये जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो 4 फेज में जेडीयू के सिटिंग एमएलए के को बैठा करके आरजेडी को टिकट दिया गया था। 4 फेज में ऐसा हुआ है जी। सिर्फ लास्ट फेज में जो है जेडीयू जो थे वो 25 सीट वहां पे उन्होंने जीती थी, जिसमें से 20 उन्होंने 20 सीट जीती थी, मगर मतलब उनके जो थे वो कैंडिडेट जो थे वहां पे जीत उसके बराबर थे। ब्रिज जी कोल मैं जाना चाहांगा। ब्रिज जी, तुसी की सोचते हो कि बिहार दे विच असी लगातार जो इलैक्शन कैंपेन चल रहा सी, डेवलपमेंट की गल कर रहे सी, पहला एक इलैक्शन कुछ होर एक ड्रामा, हाई वोल्टेज ड्रामा चलता है, कदे 3Ds की गल हुंदी है, कदे दलित की गल हुंदी है, कदे दादरी की गल हुंदी है, कदे बीफ की गल हुंदी है, मगर इन्हां सारे मुद्दों तो बाद डेवलपमेंट आउंदा सीगा। डेवलपमेंट की गल बहुत घट हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज वालों की गई, बट इट वॉज अ रेलीवेंट इशू। मगर इत्थे जिहड़ा है इस इलैक्शन दे विच क्वेश्चन मार्क सब तो वड्डा ये है कि इस बार कास्ट फैक्टर ने काम किया है? बिल्कुल, देखें तो बिहार में चाहे वो बीजेपी हो या जनता दल हो या आरजेडी हो, सभी पार्टियों ने कास्ट बेसिस पर ये चुनाव लड़ा है। अगर एक एक विधानसभा में हर एक पार्टियों ने एक तरह से स्टडी किया कि राजपूत के वर्सेस राजपूत, मुस्लिम के वर्सेस मुस्लिम, भूमियार के खिलाफ में भूमियार, यादव के खिलाफ यादव, तो एक तरह से जाति को लेकर पूरा का पूरा चुनाव लड़ा गया। लेकिन एट द बैक ऑफ द माइंड जो एक बिहारी वोटर्स था, उसके दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं थी कि जो विकास का काम कर रहे हैं वो सबसे बढ़िया नीतीश कुमार ही कर रहे हैं और वही हैं सबसे अच्छे चीफ मिनिस्टर, वही बन सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर वहाँ की जो जनता है, बिहार की जनता, उन्होंने वोट अपना कास्ट किया। लेकिन इस वोट के दौरान 2 बात देखिए खास तौर पे उभरी है गुरमीत, कि आरजेडी एक बहुत ही मजबूत पार्टी के तौर पे उभरी है। तकरीबन अभी तक 74 सीटें आ गई हैं आरजेडी के खाते में, जो रुझान अभी हम देख रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी जो 4 सीटें पिछली बार लाई थी 2010 में, इस बार लगभग 15 सीट के आसपास में, 12 से 15 सीट के आसपास में कांग्रेस को मिलने की उम्मीद है। तो राजनीति में काफी हद तक बदलाव हुआ है। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल ये उठेगा गुरमीत कि जो जदयू का और आरजेडी का गठबंधन है, उसमें कहीं लालू यादव नीतीश कुमार के ऊपर काफी ज्यादा हावी होते हैं क्या? ये चीज एक आम बिहारी के सवाल में होगा, क्योंकि जिस तरह की राजनीति हमने पिछले 15 सालों तक देखी थी, जब लालू प्रसाद यादव वहाँ के मुख्यमंत्री हुए थे, तो कानून व्यवस्था और बाकी सारी चीज़ों को एक तरह से देखें तो उसमें लालू यादव पूरी तरह से फेल हो गए थे। अभी जो सरकार बनेगी नीतीश कुमार की, उसमें आरजेडी की क्या भूमिका होगी, किस हद तक वो आरजेडी जदयू के कामों में मुदाखलत करेंगे जब नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो ये सब सारी चीज़ों को लेकर एक चिंता बनी रहेगी। लेकिन ये बात से है कि आरजेडी को एक जीवन दान मिला, एक संजीवनी मिली है लालू प्रसाद यादव को। लोग उम्मीद कर रहे थे कि उनको सजा मिलने के बाद शायद उनकी पार्टी बरकरार रहे या न रहे, लेकिन जिस मजबूती के साथ लालू यादव ने वापसी की है वो कमाल की है। जिस तरह से लोग कहते हैं कि बिहार में लालू और समोसे में आलू 2 चीजें हैं, इसको आप कभी खत्म नहीं कर सकते। तो बिहार में लालू एक तरह से कायम है। जी जी जी। दीपक जी, विरासत जो है लालू जी की अब आगे बढ़ चली है, क्योंकि जब वो जेल गए, उनको सज़ा हुई, उसके बाद ये सोचा जा रहा था कि अब लालू के आगे कांटा लगा दो,
बिहार में। तो अब एक तरह से माना जाए कि उत्तराधिकारी, उनके पॉलिटिकल उत्तराधिकारी अब पैदा हो गए हैं जो कि अब एक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे। दो चीजें हैं, एक तो अगर हम विरासत की बात कर रहे हैं, उत्तराधिकारी की बात करें, तो उनकी पार्टी जो है अब तो आ गई है। जहाँ तक इनके अपने जो ब्लड रिलेशन के बात अगर हम कर रहे हैं, उनके बेटों की बात कर रहे हैं, ठीक है, पिछले कुछ चुनावों में एक विराम लग गया था इसमें। उनकी राबड़ी देवी, उनकी पत्नी, वो हारी थी, उनकी बेटी हारी थी। इस बार का अभी पूरा कंफर्म नहीं है कि दोनों जीते हैं, यानी एक जगह शायद तेज प्रताप जी पीछे चल रहे थे। तो विरासत की जो पॉलिटिक्स है, कह सकते हैं कि हाँ, अगर ये जीतते हैं तो कह सकते हैं कि आ रही है। अगर नहीं जीतते हैं तो कुछ बातें बिहार में हो रही थी कि ठीक है, आरजेडी और जेडीयू को, नीतीश को सीएम बनना चाहिए, मगर लालू जी के दोनों बेटों को हारना चाहिए, ऐसी भी बातें चल रही थी वहाँ पे। ओके, अच्छा, तो फिलहाल जो है अगर बात करें कि काफ़ी कुछ ये पूछ रहे थे लोग, और ख़ास तौर पे एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट ये बात कर रहे थे तो कि अगर ये इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन के बाद दो चीज़ें होंगी। प्रधानमंत्री मोदी विंटर सेशन जो पार्लियामेंट का होने वाला है उसमें कैसे जाएंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे बोलेंगे, उनकी भाव भंगिमाएं क्या होंगी, जेस्चर्स क्या होंगे उसमें, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड रहेगा उसमें। खास तौर पे ये इलेक्शन एक डिसाइसिव इलेक्शन था बीजेपी के लिए आफ्टर दिल्ली इलेक्शंस। तो उसमें आपको क्या लगता है आगे केंद्र सरकार के ऊपर क्या अंतर पड़ेगा? देखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के ऊपर प्रेशर तो पड़ेंगे ही जी। इसके बाद जिस तरह के का जो ध्रुवीकरण हो रहा था, जिस तरह के समीकरण बन रहे थे इस चुनाव के दौरान, अगर आप देखें तो वो तो अब आगे और बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, आगे तक जाएंगे। क्योंकि जो ध्रुवीकरण की जब बात करते हैं तो एक यहाँ से एक मनोबल मिला है ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स को। ठीक 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 है, तो वो तो होगा। और जिस तरह से जो इनटॉलरेंस की बात हो रही थी, जिस तरह के स्टेटमेंट जो बीजेपी ने दिया कि नेता ने समय समय जो, चाहे वो एंटी दलित स्टेटमेंट चला गया, चाहे वो रिजर्वेशन का आरएसएस की तरफ से स्टेटमेंट चला गया, तो ये सारी चीजें जो हमको ये समझना है कि बिहार में जो है एक बैकवर्ड्स बाहुल, ओबीसी बाहुल्य प्रदेश है वो, वहां पे इस तरह का जो है, वहां पे जो स्टेटमेंट जो गया, तो इसका भी एक राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव में एक इसका जो है बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होगा। बहुत ਵੱਡਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਮਗਰ ਡੈਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਲਮ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।